तो जैसे आप किसी अच्छे कॉलेज में जाके एक्सपेक्ट करते हो कि मुझे यहाँ पे एक अच्छा लाइफस्टाइल मिलेगा, एक अच्छे टीयर के साथ मेरा इंटरेक्शन होगा, और फिज़िक्स होता है डिफ़िकल्ट होता है एट टाइम्स, लेकिन जो टॉपिक्स आपके बहुत अच्छे हुए हैं उसके तो क्वेश्चंस आपके बनने ही चाहिए। ये फिज़िक्स के लिए अप्रोच होना चाहिए। मॉक टेस्ट का भी काफ़ी इंपॉर्टेंस है। मैंने कुछ मेरे टाइम पे 9 से 10 मॉक टेस्ट दिए थे। अच्छे क्वालिटी मॉक टेस्ट देना चाहिए। प्रैक्टिस तो आपको काफ़ी करनी पड़ेगी। जैसे सर ने कहा कि 1 ही मिनट होता है ऑलमोस्ट एक क्वेश्चन सॉल्व करने। सो हाय एवरीवन, दिस इज समीर। तो आज हमारे साथ इंटरव्यू में सोहम विचारे, जिन्होंने MHTCT एग्जाम में 99.5 परसेंटाइल सिक्योर किया एंड ऑल ओवर महाराष्ट्र रैंक जो था उनका 801 था। तो आज हमारे साथ इंटरव्यू में सोहम है, जो MHTCT के बारे में आप अपनी जर्नी शेयर करने वाले हैं एंड आपको कैसे प्रिपरेशन करनी चाहिए। इन्होंने लास्ट 40 डेज में प्रिपरेशन करके MHTCT एग्जाम में 99.5 परसेंटाइल स्कोर किया एंड ऑल ओवर स्टेट रैंक 801 था इनका। तो आज इस इंटरव्यू के सेशन में ये अपनी जर्नी शेयर करने वाले आप सभी स्टूडेंट्स के साथ एंड आपको कैसे प्रिपरेशन करनी चाहिए एंड आपको कौन कौन सी स्ट्रैटेजीज को फॉलो करनी चाहिए, इसके बारे में आप सभी स्टूडेंट्स को गाइड करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम यू सोहम। तो अपने जर्नी के बारे में बताओ, आपने CET की प्रिपरेशन कैसे स्टार्ट की थी? तो मैंने मेरी CET की प्रिपरेशन बोर्ड्स के बाद ही स्टार्ट की थी। CET के बारे में मुझे पहले तो इतना कुछ पता नहीं था। मैंने भी एज़ यूजुअल सबके जैसे JEE की प्रिपरेशन चालू की थी, लेकिन जैसे जैसे बोर्ड्स में देता गया, बाकी पेयर्स से इंटरेक्शन हुआ, तभी मुझे CET के बारे में भी पता चला। और CET की प्रिपरेशन मैंने लास्ट 45 to 50 डेज़ में स्टार्ट की थी, और उसके बाद की जर्नी में मेरे आगे इंटरव्यू में बताऊँगा। तो सोहम, सबसे पहले ये बताओ कि आप मतलब सब्जेक्ट वाइज कैसी स्ट्रैटेजी को फॉलो करते थे एंड अभी देखा जाता है तो मैथ्स बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट जा रहा है स्टूडेंट्स को, क्योंकि मैथ्स में कैलकुलस होता है, देन ट्रिग्नोमेट्री के इतने सारे फॉर्मूलेज, कैलकुलस में डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन के इतने सारे फॉर्मूले, वो सारी चीज़ों को एक साथ कैसे याद रखें एंड मैथ्स के लिए ऐसे क्या स्पेशल स्ट्रैटेजी दोगे कि जिससे उनका मैथ्स स्ट्रॉन्ग हो जाए, क्योंकि मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि स्कोरिंग माना जाता है MHTCT एग्जाम में। तो आपने मैथ्स के लिए कैसे प्रिपरेशन की थी? मैंने मैथ्स के लिए कुछ अलग ऐसे प्रिपरेशन नहीं की थी। जैसे मैं हर सब्जेक्ट की करता था वैसे ही मैथ्स के लिए प्रिपरेशन की थी। बस जब भी मुझे मैथ्स थोड़ा डिफ़िकल्ट लगता था या जो टॉपिक में मुझे मैथ्स थोड़ा दिक्कत देता था, तो मैं उस टॉपिक को पूरे वीक लेके बैठता था किसी और एक कॉम्प्लीमेंट्री सब्जेक्ट के साथ। जैसे मैथ्स के साथ फिज़िक्स पढ़ लिया, मैथ्स के साथ केमिस्ट्री कभी पढ़ लिया, लेकिन मैथ्स में कॉन्स्टेंट रखता था, जिस वजह से मेरा वो कॉन्स्टेंटली रिवाइज़ होता था। और फॉर्मूलेज वगैरह जो होते थे मैंने वो शॉर्ट नोट्स बना के रखे थे। जब भी कभी मैं मॉक टेस्ट वगैरह दूँ तो मैं फॉर्मूलेज रिवाइज करूँ और उसे याद कर लूँ। बस यही मेरी स्ट्रैटेजी थी मैथ्स के लिए। तो सोहम, MHTCT एग्जाम में अभी बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे जिन्होंने जनवरी का फर्स्ट अटेम्प्ट अभी दिया है, अभी बहुत सारे ऐसे भी है कि कंफ्यूज स्टेट में कि मैं अप्रैल के सेकेंड अटेम्प्ट के लिए ट्राई करूँ या CET के लिए ट्राई करूँ। तो आपके टाइम पे क्या हुआ था? आप भी ऐसे कंफ्यूजन स्टेट में थे या फिर आपने पूरा डेडिकेट CET के लिए ही टाइम दिया था, CET के लिए ही प्रिपेयर कर रहे थे? मैंने जब भी मेरा JEE का फर्स्ट अटेम्प्ट दिया था, ये मैं उतना ज़्यादा कॉन्फिडेंट नहीं था। एज़ यूजुअल जैसे हर एस्पिरेंट होता है, मैं उतना ज़्यादा कॉन्फिडेंट नहीं था। वो कंडीशन में मेरा जो एक्चुअली एग्ज़ाम था वो बहुत अच्छा गया था। जैसे मैंने स्ट्रेस फ्री एग्ज़ाम दिया था, और जब उसका सेकेंड अटेम्प्ट होने वाला था तभी शायद CET का भी अटेम्प्ट क्लैश होने वाला था। तभी मैंने डिसाइड किया कि नहीं, JEE मुझसे उतना ज़्यादा स्ट्रेच नहीं होगा, और तो मैं CET की प्रिपरेशन अच्छे से कर देता हूँ। तो मेरा भी स्टूडेंट से यही कहना है कि आप डिसाइड करो आपका कौन सा एक स्ट्रॉन्गर पॉइंट है। अगर CET होगा तो CET पे 100% फोकस करो, JEE होगा तो JEE पे फोकस करो। ऐसा नहीं है कि CET पे कर रहे हो तो JEE मत दो, JEE दो। एनवायरनमेंट का फीलिंग आ जाएगा और CET में और अच्छे से अटेम्प्ट कर पाओगे एग्जाम। तो सोहम, अभी MHTCT एग्जाम में देखा जाए तो टोटल 150 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। फिजिक्स एंड केमिस्ट्री के 100 क्वेश्चंस है एंड विद इन 90 मिनट्स में सॉल्व करना होता है। तो विद इन 1 मिनट में एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मतलब इनको कितनी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी? और जब आप प्रिपेयर कर रहे थे CET के लिए, आपने MHTCT एग्जाम में 156 स्कोर किया आउट ऑफ 200, तो आपने कितने मॉक टेस्ट दिए थे जिससे आपका इतना अच्छा स्कोर आया है CET एग्जाम में? आपने मॉक टेस्ट कैसे प्रिपेयर की थी? प्रैक्टिस तो आपको काफ़ी करनी पड़ेगी। जैसे सर ने कहा कि 1 ही मिनट होता है ऑलमोस्ट एक क्वेश्चन सॉल्व करने को, और वो काफ़ी कम टाइम होता है। अगर आपकी प्रैक्टिस ज़्यादा होगी, अगर आपने वो क्वेश्चन पहले से देखा होगा कहीं ना कहीं, तो आप वो क्वेश्चन बाकी लोगों से आपके बाकी कंपटीशन से ज़्यादा तेज़ सॉल्व कर पाएंगे। और मॉक टेस्ट का भी काफ़ी इंपॉर्टेंस है। मैंने कुछ मेरे टाइम पे 9 से 10 मॉक टेस्ट दिए थे। अच्छे क्वालिटी मॉक टेस्ट देना चाहिए। और जैसे आप मॉक टेस्ट में पेपर अटेम्प्ट करते हो ना, सिमिलरली आप वैसे ही कहीं ना कहीं आप आपके मेन एग्ज़ाम में भी पेपर अटेम्प्ट करते हो। और आप अगर मॉक टेस्ट आपने अगर ज़्यादा दिए हो तो आपको जो मेन एग्ज़ाम का पेपर है वो भी काफ़ी ज़्यादा आसान ही लगता है एनवायरनमेंट वाइज।
और आपको प्रैक्टिस काफ़ी ज़्यादा करनी चाहिए। अगर मेन एग्ज़ाम में पेपर और फटाफट आप सॉल्व कर पाएंगे, और मेनली जो क्वेश्चंस है ना वो देखे हुए होने चाहिए। आप एकदम ही न्यू नहीं हो एग्ज़ाम के लिए, इतने मॉक टेस्ट देने चाहिए। ओके, सो तो अभी अगर हम लोग स्पेसिफिक फिजिक्स की बात करें तो फिजिक्स बहुत सारे स्टूडेंट्स को डिफिकल्ट जाता है। फिजिक्स में अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक के चैप्टर्स देख लिए, रोटेशनल ऑक्सीलेशन, ये सारे चैप्टर्स स्कोरिंग चैप्टर्स है, लेकिन इसमें के प्रॉब्लम्स नहीं सॉल्व कर पाते हैं स्टूडेंट। फिजिक्स में मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स का इंटरव्यू लिया है, मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ इंटरेक्ट किया है। उनके सीईटी एग्जाम में मैथ्स अच्छा चला जाता है, 80 तक स्कोर कर लेते हैं, केमिस्ट्री भी वो 40-45 प्लस स्कोर कर लेते हैं, लेकिन फिजिक्स उनको डिफिकल्ट जाता है, वहाँ पे उनके 25-30 स्कोर होता है। फिजिक्स का अगर उनको स्कोर बढ़ाना है तो वो कैसे बढ़ाए, फिजिक्स के लिए क्या स्ट्रेटजी थी? जैसे मैंने देखा है कि बहुत सारे एस्पिरेंट्स को फिजिक्स डिफिकल्ट जाता है, तो इसे हम एक डर की तरह ना ले, एक रैंक बूस्टर की तरह ले कि अगर फिजिक्स हमने अच्छा किया तो हम बाकी पेयर से बहुत बहुत ज़्यादा आगे चले जाएंगे। और फिजिक्स होता है डिफ़िकल्ट होता है एट टाइम्स, लेकिन कुछ कुछ सम्स तो ऐसे होते हैं कि जैसे बस फॉर्मूला बताओ तो हो जाता है क्वेश्चन। तो मेरा यही मानना है कि फ़िज़िक्स के शॉर्ट नोट्स बनाओ, जब भी आप रिवाइज करोगे तभी एक फार्मूला लिखो, उसके ऊपर उसके 10 कंडीशन लिखो, कैसे वो अप्लाई करना है कैसे नहीं करना है, और उसके 3-4 सवाल भी करके रखो। जैसे एग्ज़ाम में अगर इजी भी क्वेश्चन आ जाए तो आप वो टॉपिक का कर दोगे। हार्ड टॉपिक का भी एक ही मार्क्स मिलने वाला है, और इजी टॉपिक का भी एक ही मार्क्स मिलने वाला है। तो जो टॉपिक्स आपके बहुत अच्छे हुए हैं उसके तो क्वेश्चंस आपके बनने ही चाहिए। ये फिजिक्स के लिए अप्रोच होना चाहिए। ओके, यहाँ पे इन्होंने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात की है, जैसे फिजिक्स जो है वो रैंक बूस्टर है। देखो सीईटी एग्जाम में 99 परसेंटाइल स्कोर करना, 3000 बच्चे 99 परसेंटाइल स्कोर करते हैं, लेकिन रैंक लाना बहुत कम स्टूडेंट से ही पॉसिबल हो पाता है। एंड फिजिक्स ऐसा एक सब्जेक्ट है जो बहुत सारे स्टूडेंट्स नेग्लेक्ट कर देते हैं, उतना प्रिपरेशन नहीं कर पाते। एंड यहाँ पे सोहम ने एक पॉइंट बोला कि फिजिक्स जो है एज अ रैंक बूस्टर उसको तुम कंसिडर करो, वो तुम्हारा रैंक बूस्ट कर सकता है। बिकॉज बाकी सारे स्टूडेंट्स तो मैथ्स उन लोग अच्छे से कर लेंगे, फिजिक्स केमिस्ट्री अच्छे से कर लेंगे, लेकिन फिजिक्स में उन लोग कहीं ना कहीं थोड़ा कम स्कोर करते हैं। अगर फिजिक्स तुम्हारा इक्वल अगर अच्छे से प्रिपरेशन हुई है तो तुम्हारा रैंक भी जो है बूस्ट हो जाएगा, एंड आपका भी रैंक जो है 1000 बिलो आएगा। अगर आपका रैंक 1000 बिलो आ जाएगा तब डेफिनेटली आपको भी जो है टॉप कॉलेजेस में एडमिशन मिल सकता है। तो सो मेरा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी केमिस्ट्री के बारे में मैं पूछना चाहूंगा। तो केमिस्ट्री आपने कैसे प्रिपेयर की थी? केमिस्ट्री के लिए काफ़ी लोग काफ़ी सारा सोर्सेस वगैरह रिकमेंड कर देते हैं, और मुझे तो नहीं लगता उसकी कोई ज़रूरत है। केमिस्ट्री का एक बिगेस्ट सोर्स है एचएससी का टेक्स्ट बुक। एचएससी का टेक्स्ट बुक आप जितना ज़्यादा रीडिंग रखोगे, आपको एक टाइम पे ऐसा लगना चाहिए कि मुझे हर पेज पे क्या है पता है। मुझे इतना ज़्यादा रीडिंग होना चाहिए कि अगर किसी लाइन पे भी क्वेश्चन पूछ लिया तो मैं वो आंसर कर दूंगा, क्योंकि एमएसटी सीईटी का पेपर इज़ ऑल अबाउट एचएससी का टेक्स्ट बुक। केमिस्ट्री की अगर आप बात करोगे तो मेरा तो यही मानना था कि केमिस्ट्री का अगर अच्छे से टेक्स्ट बुक रीड करोगे और एमसीक्यू सॉल्व करोगे तो एमएसटी सीईटी के पेपर में आप केमिस्ट्री अराउंड 20 to 25 मिनट्स में अच्छा खासा सॉल्व कर लोगे। फ़ायदा होगा कि आप फिजिक्स के लिए ज़्यादा टाइम दे पाओगे। तो हम सीईटी एग्जाम में कैसे टाइप के यूजुअली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं? क्या पीवाईक्यूज भी रिपीट होते हैं क्या? कितने टाइप के क्वेश्चंस मतलब आपने मॉक टेस्ट अटेम्प्ट किए तो आपको मतलब एक आइडिया पता चल गया होगा कि कैसे कैसे टाइप के क्वेश्चंस आते होंगे। तो आपने पीवाईक्यूज भी जो है प्रैक्टिस किया था, या पीवाईक्यूज जो है आपके लिए यूजफुल थे या नहीं? पीवाईक्यूज तो मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल थे। एमएसटी सीईटी का जो पेपर है उसमें से हमें पहले से ही ध्यान में रख देना चाहिए कि पीवाईक्यूज तो रिपीट होंगे ही। अगर हमने पीवाईक्यूज सॉल्व नहीं किए तो हम कहीं ना कहीं पीछे। पहले जो है आपको अगर आप एक लेसन प्रिपेयर कर रहे हो तो पहले आपको पीवाईक्यूज उसके करने हैं, और बाकी अगर आपको लगे तो बाकी कुछ प्रैक्टिस करनी है। लेकिन पीवाईक्यूज तो 100% रिपीट होते हैं। अराउंड 10 to 15 पीवाईक्यूज तो एक पेपर में आपको मिल ही जाएंगे, और सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चंस तो रिपीट होते हैं, बस यहाँ वहाँ डेटा चेंज होता है। ओके, तो अभी सोहम मेरा एक नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रिवीजन करने में बहुत प्रॉब्लम होती है स्टूडेंट्स को। अभी जैसे बोर्ड एग्जाम हुआ है, तो बोर्ड एग्जाम के टाइम पे अभी फिजिक्स केमिस्ट्री का जब पेपर था, एक साथ 16 चैप्टर्स याद रखना डिफिकल्ट हो गया था इनको। तो अभी इन लोग को रिवीजन करना है और सीईटी एग्जाम में 75 चैप्टर्स याद रखने उनको, तो अभी से इन लोग कैसे प्रिपरेशन करें ताकि रिवीजन भी इनका अच्छे से हो जाए, काफ़ी अच्छे से इनका रिवीजन हो जाए एंड सीईटी में अच्छे मार्क्स लेके आ पाए? आप रिवीजन बहुत सारी तरीके से कर सकते हो, लेकिन मेरा एक मानना है कि अगर आपने बोर्ड्स के लिए अच्छी तैयारी की थी तो जो बोर्ड्स के नोट्स होंगे या फिर जो बोर्ड्स के टॉपिक्स होंगे जो आपको अच्छे से आते होंगे,
तो उसकी आप अलग से रिवीजन मत करो, उसके आप क्वेश्चन सॉल्व करो, क्वेश्चंस के थ्रू रिवीजन करो। और जो आपके टॉपिक्स है जो बहुत ही ज़्यादा वीक है, उसके आप पहले फार्मूला शीट बनाओ, उसके कंसेप्ट रिवाइज करो। 1 से 2 पेज की एक शीट बनाओ जो एक पूरा चैप्टर कवर कर पाए, और वही नोट्स रिवाइज करो जब भी आप कोई एग्ज़ाम वगैरह दोगे। क्योंकि मैं देखता हूँ बड़े बड़े नोट्स बनाते हैं, एक एक बुक के नोट्स बनाते हैं, और बाद में जाके वो रिवाइज़ नहीं हो पाता। तो शॉर्ट नोट्स बनाओ, वो रिवाइज़ करो, और आप अगर कोई भी मॉक टेस्ट वगैरह अटेम्प्ट करोगे ना, तो आपका अच्छा खासा रिवीजन तो ऑटोमेटिकली होता रहेगा। तो शॉर्ट नोट्स बनाना ज़रूरी है रिवीजन के लिए, बड़े बड़े नोट्स मत बनाओ। तो ओके, मोस्टली मैंने लगभग सारे क्वेश्चंस तो कवर कर ही लिए स्टूडेंट की तरफ से। अभी मेरा एक एडिशनल क्वेश्चन है, आप अपने कॉलेज लाइफ के बारे में बताओ। अभी आपका फर्स्ट सेमेस्टर तो हो गया होगा, तो अभी आप कैसे कॉलेज लाइफ में कितना एक्सप्लोर किया और आपका अभी कैसा एक्सपीरियंस रहा? तो जैसे आप किसी अच्छे कॉलेज में जाके एक्सपेक्ट करते हो कि मुझे यहाँ पे एक अच्छा लाइफस्टाइल मिलेगा, एक अच्छे पीयर के साथ मेरा इंटरेक्शन होगा, तो वैसे ही है कुछ SPIT में। मैं अभी बहुत ज़्यादा इन्जॉय कर रहा हूँ SPIT में, कि मेरे साथ में भी जो पढ़ रहे हैं वो एक इक्वल लेवल के ब्रेन से, और मुझे अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही है उनके साथ इंटरेक्ट करने की, उनके साथ बातें शेयर करने की, और कुछ आइडियाज़ भी आते हैं अच्छे खासे। और आप हमेशा ही कम्पिटिटिव रहते हो अपने कॉलेज लाइफ में, जो एक अच्छा आपको इंडिविजुअल बनाता है। ये बहुत अच्छी बात की है सोहम ने। अगर आप टॉप कॉलेज में जाते हो, जैसे आप COEP में जाते हो, सरदार पटेल में जाते हो, या फिर VJTI में जाते हो, तो आपके इक्वल लेवल के स्टूडेंट्स होते हैं वहाँ पे। कंपटीशन आपको बहुत देखने को मिलेगा। अगर जहाँ पे हाई कंपटीशन है तो आप भी जो है उनके इक्वल लेवल तक जो है आप उतना ही तैयारी करते हो, एंड आपका भी जो है परफॉर्मेंस उसके लेवल तक जो है अपग्रेड होता जाता है, एंड बहुत अच्छे से परफॉर्म कर पाते हो कॉलेज लाइफ में भी। तो इसलिए कॉलेज लाइफ बहुत ज़रूरी है। अभी 1.5 महीना बाकी है आपके पास, लगभग 40 से 45 डेज बाकी है। अगर आप 40 से 45 डेज अगर आपने सिंसियरली स्टडी करते हो तो डेफिनेटली आपको भी जो है अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिल जाएगा। एक बार अगर आपका एडमिशन हो गया अच्छे कॉलेज में, देन उसके बाद आप कॉलेज लाइफ एंजॉय कर सकते हो, आपको प्लेंटी ऑफ टाइम मिलता है। तो हम लास्ट टिप आप सभी स्टूडेंट्स को क्या देना चाहोगे CET के लिए? अभी जो भी स्टूडेंट्स MST CET 2023 के लिए एग्जाम के लिए अपीयर होने वाले, उनके लिए क्या स्ट्रेटजी होगी, क्या टिप्स रहेगी आपकी तरफ से? अभी स्टूडेंट्स की कंडीशन क्या होती है, वो बहुत ज़्यादा हलचल में होते हैं कि मैं क्या करूँ, अभी CET की मैं प्रिपरेशन करूँगा, मेरी हो नहीं रही है, ये हो रहा है, आज मोटिवेशन की कमी है, आज नहीं करूँगा, कल करूँगा। लेकिन ये सब मत करो, कुछ 40 डेज रिमेनिंग है बस। तो इस पूरे ड्यूरेशन में आप हर एक डे से मैक्सिमम आउटपुट लेना चाहोगे। और मैं कह रहा हूँ कि अभी जो आप मेहनत करोगे ना, तो अगले 4 या 5 साल के लिए आपको इतना ज़्यादा एडवांटेज दे देगा ना बाकी कंपटीशन से, तो आप सोच नहीं पाओगे। आज अगर अच्छे कॉलेज में जाओगे पढ़ के, तो कल आपको वो वर्थ इट लगेगा जो मैंने मेहनत CET के वक्त की। तो यही मेरा मैसेज है स्टूडेंट्स को। तो आई होप आप सभी स्टूडेंट्स के लिए ये सेशन काफ़ी यूजफुल रहा होगा। आप सभी स्टूडेंट्स मोटिवेट हुए होंगे। आपका भी कौन सा ड्रीम कॉलेज है कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना। तो आज के इस इंटरव्यू को ख़त्म करते हैं, मिलते फिर ऐसी एक नेक्स्ट इंटरव्यू में। तब तक के लिए थैंक यू, एंड थैंक यू सो मच सोहम।